रवि, ये नियत का संकट है या ये दरअसल खजाने का संकट है जो आना ही था, लेकिन कंसीडरेशन वोट लेने से पहले नहीं कर सकते थे, वोट ना मिलता? नियत का या खजाने का? गरिमा, सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की सोच का इशू आके खड़ा हो रहा है। यानी आप एक तरफ वोटर से वादा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुकर रहे हैं। इसमें मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की सभी पार्टियां कहीं ना कहीं फ्रीबीज के मूड में है कि वो मुफ्त में बांटने का एक छलावा देंगी वोटर को, और वोटर उनके बीच में फंसेगा। ये कह सकते हैं बड़ी आसान सी भाषा में कि मौका निकल गया तो पहचानते नहीं, कुछ यही हालत है हर जगह पे। जहां भी दूसरी पार्टियां हैं वहां भी इसी तरह के वादे करके मुकरे हुए हैं। तो ये कह सकते हैं या तो ये मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर दें सभी पॉलिटिकल पार्टियां, या फिर अपने मैनिफेस्टो पे वो उतरे। नहीं, या फिर ये मजबूरी है। लेकिन रवि, इसका एक दूसरा काउंटर जो है, दूसरी तस्वीर मैं चाहती हूँ उस पर भी आपसे प्रश्न हो कि भाई महाराष्ट्र में मैं स्पेसिफिक महाराष्ट्र का अगर आंकड़ा दूं तो पिछले 10 साल में 2 गुने से ज्यादा कर्ज हो गया। 2014 में 2,94,000 करोड़ का कर्ज था और आरबीआई ने 2023 में कहा कि 7,82,000 करोड़ का कर्ज है। बढ़ता गया लगातार, पहले 17.59 था, 17.26 हुआ और फिर हो गया 18.35 जीएसडीपी का। ये मजबूरी है कि महाराष्ट्र सरकार की दरअसल? गरिमा, सबसे बड़ा सवाल है, मजबूरी नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टियों के पास उतना डेटा और उतनी केस स्टडीज होती हैं कि वो आने वाले 5 सालों के लिए जो सत्ता में है उनके पास तो खासकर डेटा अवेलेबल है, और जो बाहर है उनके पास प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि उनके अपने इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इशू राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा सीरियस था। उनको ये लगता था कि हम चुनाव में एक वादा करेंगे, हम जीतेंगे और बाद में इनकार करेंगे। ये सबके सब पार्टियों की यही स्थिति रही। इसलिए अगर पिछले 20 साल के चुनाव के आंकड़ों को आप देखेंगे तो सिर्फ जो है वादों की पूरी जो है फेहरिस्त खड़ी है सभी पॉलिटिकल पार्टियों की। सबके घोषणा पत्रों में आपको इसी तरह के वादे मिलेंगे। नहीं, लेकिन अजीत पवार ने तो चुनाव से पहले ही कह दिया था। भाई, अजीत पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके अधिकारियों ने, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बाकायदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट को नाम एकदम नो कहकर लिख दिया था कि भाई राज्य की वित्तीय स्थिति दबाव में है, खर्च नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते हम खर्च। अजीत पवार हिमसेल्फ मैडम, मैं जवाब दूं क्या इसका? राजू वाघमारे 1 सेकेंड। रवि तिवारी। मैडम देखिए, सरकार की स्थिति सरकार को पता थी। उन्हें यह भी पता था कि इस तरह के वादे कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक हो रहे थे। यही वादे जो मास्टर स्ट्रोक हो रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरा मोबिलाइजेशन क्रिएट कर रहे थे चुनाव में। तो इससे पीछे नहीं था, पहले वो सत्ता में बैठते और इसके बाद उन्हें वादा पूरा करना है या नहीं करना है, इसके लिए वो सोचते। जाहिर सी बात है कि जो स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन जो स्टेट की है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को पता थी, लड़ने वाली भी, जीतने और हारने वाली दोनों को। तो इस तरह के वादों के रेस में सबके सब खड़े थे, कोई पीछे नहीं था गरिमा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर में इस तरह के वादे क्यों? बेसिक ये था कि 1500 से लेके 2500 तक महिलाओं को जो वादे किए जा रहे थे, इसके पहले उन्हें स्किल दिया जाता, रोजगार दिया जाता, उन्हें कहीं ना कहीं उनके हाथों को मजबूत किया जाता, जो नहीं किया जा रहा था। आप 1500 अकाउंट में उन अकाउंट्स में भेज रहे थे जिनको कभी आपने स्क्रूटनी ही नहीं किया कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या वो इसके काबिल हैं, और वो पैसा आखिर में लोगों के हिस्से का था, जो कहीं ना कहीं धन की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। तो अब आप कहते हैं जबकि एक सिंगल क्लिक पे सरकारों के पास किसी भी पैन और किसी भी आधार को क्लिक करने का पूरा संसाधन अभी जमा है, वो उसे अप्रूव करते या डिक्लाइन करते, ये दोनों रास्ते थे। लेकिन तब नहीं किए गए क्योंकि वो चुनाव था। चुनाव में उन्हें ये दिखाना था कि हम दे सकते हैं और हम आगे भी देंगे। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ये इंटेंशन का और नियत का संकट ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, आप उसे मना नहीं कर सकते कि अगर आपने चुनाव के ठीक पहले आप पैसा डिस्बर्स कर रहे हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स आपके पास थी, एक क्लिक पे सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, आप स्क्रूटनी की बात कहां से आके रुकती थी? आपने अर्बन एरिया में भी बांटे थे, रूरल एरिया में भी बांटे थे। महिलाओं की कंडीशन, सरकार के पास सब कुछ अवेलेबल डेटा था, उसे सिर्फ आपको लोकल रेवेन्यू ऑफिसर को ऑथराइज करना था, जो नहीं किया गया है। तो
तो आपको अब आप चाहे जो वादा करें, जिससे मुकरें, लेकिन कहीं ना कहीं ये वोटर के साथ आपने एक झूठा वादा किया था। आप तो या सारी आप पूरा डिटेल करते या आप ये ऑलरेडी कहते पैन कि कार्ड के साथ और आधार कार्ड के साथ सारी डिटेल लिंक्ड है। जैसे ही आधार कार्ड इंफॉर्मेशन कोई भी बिल्कुल। वोटर या कोई भी लेमैन अपनी इंड्यूस करेगा कंप्यूटर में, सारा रिपोर्ट सामने आ जाएगा कि किसी योजना की लाभार्थी ऑलरेडी है कि नहीं है। बिल्कुल पूरे परिवार के डेटा थे सरकारों के पास। हाँ। तो वहां डेटा का इशू था ही नहीं, वहां सिर्फ एक डिसीजन का था कि आखिर में जो काबिल हैं या जो उसके लिए एलिजिबल हैं उनको दिया जाता। लेकिन आपने 1500 रुपए का एक फ्रीबी दिया। हाँ। जिसके कहीं ना कहीं अगर कहें तो एक बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है, जिसका बेनिफिट मिला है सत्ता में बैठी पार्टी को। हाँ। आप उससे मना नहीं कर सकते। तो ये आप 40 आपको लाख देना जो है, आप अलग क्लॉज भी, ये लगा 40 सकते हैं। लाख महिलाओं के अकाउंट में जो टैक्स पेयर का पैसा चला गया रवि, इससे सरकार को तो वोट मिल गया भाई, पॉलिटिकल पार्टियों को तो वोट मिल गया। टैक्स पेयर का क्या गुनाह है इसमें कि भाई उसका पैसा बेजा चीजों में और गलत चीजों में बर्बाद हो? इसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या, बननी चाहिए क्या? गरिमा, सबसे बड़ा सवाल अभी जो आके खड़ा हो रहा है वो है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है, सर्विस क्लास जो टैक्स पेयर है, जिससे बिना पूछे ही उसके पैसे काट लिए जाते हैं। हाँ। जिसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या फिर पब्लिक एमिनिटीज की बात हो, हाँ। जो उसको मिलना चाहिए था, वो उसके हिस्से की पूरी चीजें कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे गई जो एलिजिबल नहीं थे। देखिए, स्टेट का अच्छा राम कदम फॉर्मेट जी, होता आपसे है। मैं ठीक है रवि, राम कदम जी मैं आपसे वाइंड अप करना चाहती हूँ भाई। 40 लाख महिलाओं के खाते में 10 सेकंड अगर एक आती हूँ अतुल जी, एक सेकंड, अगर एक महीने की किस्त गई तो 1500 रुपए के अरे हिसाब से मैडम जोड़िए। हमको जरा 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड। राजू वाघमारे रुक जाइए जरा, रुक जाइए। राम कदम, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? लेनी चाहिए क्या स्टेट गवर्नमेंट को, देवेंद्र फडणवीस को? एक बात बताएं, इस पूरे चर्चा में कांग्रेस के नेता है, आपके नेता है, जिन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने केवल वसूली का राज किया, क्या उन पर लोगों का धन खुद के जेब में डालने वाले आपके नेता, कांग्रेस के नेता इस पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, हम पर टिप्पणी करेंगे? हमने कम से कम देने की नीयत रखी और हमने दिया है। और जो जो राज्य के हित में बदलाव चाहिए थे वो सारे बदलाव किए। वो जो पैसे गए हैं सरकार ने अपने जेब में नहीं डाले, सरकार ने उन जरूरतमंद महिलाओं को दिए हैं। पर उसमें क्या होता है, एक जरूरतमंद और एक बहुत ज्यादा जरूरतमंद। तो हमने प्रायोरिटी रखी, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको पहला दिया जाए। जब सरकार की आर्थिक व्यवस्था और अच्छी हो तो जिनका कट किया है, जिनका रोका गया है किसी कारणवश, उनको भी देने की सरकार की प्राथमिकता है। ये राजू वाघमारे मना नहीं कर रहे। अच्छा, जिनको दिया गया ना 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 सुनना लेकिन होगा। जो राजू वाघमारे कह रहे हैं जिनको इलेक्शन ड्यूटी दिया में, गया, चुनावी ड्यूटी में अधिकारी व्यस्त थे, स्क्रूटिनाइज नहीं हो पाया, ये ना ना बिल्कुल सुने एक मेरी बात, सुने मेरी बात, ना गलत सुने मेरी बात, स्टेट करने की कोशिश भी की जा रही है क्या? ना सुने मेरी बात। जिनको दिया गया उनको भी आवश्यकता थी, पर हमने प्राथमिकता रखी कि जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है उनको पहला दिया जाए। तो इसमें क्या गलत है भाई? 40 लाख महिलाओं के खाते में क्या जो गलत ऑलरेडी, है? और आप बार-बार 500 राम रुपया कदम जी, 40 लाख महिलाओं के खाते में, उन महिलाओं के खाते में पैसे चले गए जो ऑलरेडी किसी और गवर्नमेंट स्कीम में बेनिफिशियरी थी, विच इज एब्सोल्यूट वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। तो खैर, कुल मिलाकर फ्रीबीज का ये जो खेल है, ये बड़ा गहरा खेल है और गलत भी है, और वोटर के साथ बेईमानी है, सीधे सीधे चीटिंग है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे